एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस जो टर्म 1 में आपसे पूछे जाने वाले हैं। सेम पैटर्न पे सवाल जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करूंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम क्या और जो है आपके लिए ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपसे कहता है, करंट इन अ वायर varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t where I is in ampere, t is in second, the quantity of charge। अब आए हैं मुद्दे पे, quantity of charge which passes through a cross section of the wire during the time t is equals to 2 to t is equals to 6। t is equals to 2 से t बराबर 6 के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सवाल को करने का एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं कि चार्ज फ्लोन जो होता है वो होता है आई डी का इंटीग्रल। यदि करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रल आई डी होता है फॉर्मूला। यदि आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, आप और थोड़ा सा रॉ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होता है करंट का आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हमें चार्ज निकालना है तो डी टी को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेम फार्मूला और फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो चार्ज फ्लोन हमें मिल जाता है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई, करंट कितना है 4 प्लस 2t, सो 4 प्लस 2t dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ 4 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 2t dt। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, लिमिट लगानी है 2 से लेके 6 सेकंड तक। सो 2 से 6 इसे लिखा जा सकता है। 4 इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन है होगा 4t के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास 4 इंटू टी, लिमिट लगा दीजिए t पर 2 से लेके 6 तक, प्लस 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, तो t स्क्वायर पे लिमिट लगा दीजिए आप 2 से लेके 6 तक। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 36 माइनस 4, तो ये आपको मिल गया 16 प्लस 32 आपको मिल जाएगा 48 आंसर। 48 जो है हमें आंसर जो है मिल जाएगा बी ऑप्शन। इस इक्वेशन का यदि मैं ग्राफ बना देता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ये ग्राफ है I इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2t का, ये I एक्सिस है, करंट एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये लाइन है t इज इक्वल्स टू 6 और ये लाइन है आपके पास t इज इक्वल्स टू 2। तो हमें एरिया निकालना होगा, ये वाला एरिया हमें निकालना होगा यदि हम चार्ज निकालना चाहते हैं इस इंटरवल में। इस इंटरवल में यदि आप चार्ज निकालना चाहते हैं कितना फ्लो हुआ, तो वो होगा इस ट्रेपेजियम का एरिया। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं आपको मिल जाएंगी 6, 12, 16, 16, ये है आपके पास 16 और ये आपके पास है 2, 4, 8 और ये वाली जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो आप निकाल सकते हैं आराम से एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 16 प्लस 8 इज 24 इंटू उनके बीच की दूरी विच इज 4, 2 से गया है 2 बार, तो आपको 48 आंसर अभी भी मिल जाता है। सो 48 कूलम विल बी अ आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो
तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल हमारे पास है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट if the current is 300 milliampere given the charge on an electron is this। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और हमें करंट दिया है, टाइम दिया है। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि I जो होता है I इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा या डेल्टा Q बाय डेल्टा टी पढ़ा होगा, इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा है। ये होता है चार्ज फ्लोन, ये होता है टाइम टेकन, ये होता है करंट। तो यहां से मैं डेल्टा Q की वैल्यू को लिख सकता हूं I इंटू डेल्टा टी। करंट हमारे पास है 300 मिली एम्पियर, यानी कि 1000 से उसको डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी इज 1 मिनट, 1 मिनट को आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है विच इज सेकंड, 60 सेकंड्स। सॉल्व करिए, 1 से 1 2 2 2 2, आपको मिल जाएगा यहां से 18 कूलम के बराबर चार्ज। अब 18 कूलम चार्ज मिल चुका है, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं। हम जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला दैट Q इज इक्वल्स टू NE। यदि इतना चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ होगा, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। तो यहां से 18 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में से लिखूंगा तो आपको मिल जाता है ये 18 डिवाइडेड बाय 1.6 और ये मिल जाएगा आपको 10 टू द पावर 19 के बराबर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए 1.8 और इसको 1.6 लिख लीजिए इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 लिखिए। तो ये 1.6 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 1 आने वाली है। ग्रेटर देन 1 एंड 10 टू द पावर 20, ऐसा एक ही ऑप्शन है ग्रेटर देन 1 एंड 10 टू द पावर 20। तो यही हमारा आंसर हो जाने वाला है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल कहता है आपसे, The plot represents the flow of current changes through a wire at 3 different times। करंट का जो फ्लो है वो 3 बार चेंज हो जाता है। एक बार देखिए यहां पर चेंज होता है, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाता है, उसके बाद 3 सेकंड पर बदलता है और घट के 0 हो जाता है। तो एक बार यहां चेंज हुआ, एक बार यहां चेंज हुआ, ठीक है, 2 बार चेंज हो गया है यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइम्स, मतलब 0 पे तो हुआ ही, तो मतलब पहले ये यहां से यहां और यहां से यहां चेंज हो चुका है। ये सवाल का मतलब है द रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इज इक्वल टू। तो सवाल का जो लैंग्वेज है ऑनेस्टली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सवाल इतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ये बनाने वाले ने जो है दिक्कत कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसानी जो है देने वाला हूँ। सवाल आपसे कह रहा है कि इस इंटरवल में करंट अलग था, इस इंटरवल में करंट अलग था और इस इंटरवल में करंट जो है वो अलग है। तो आपको बताना है कि चार्ज फ्लोन थ्रू 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड और 3 से 5 सेकंड में बताना है कि कितना कितना चार्ज फ्लो होने वाला है। हम जानते हैं कि चार्ज फ्लोन जो होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ I dt। इसका मतलब है कि एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। तो यदि मैं ये वाला एरिया निकालूंगा तो मुझे चार्ज मिलेगा 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में। तो मैं इसे एरिया A1 मान लेता हूं या Q1 मान लेते हैं इसको। एरिया निकालेंगे कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 कूलम। अब यदि मैं इस एरिया की बात करूंगा, इस एरिया को निकाल लें तो ये बन जाएगा आपके पास A2 या कह सकते हैं इसको Q2 इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है 1 इंटू 2, तो आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 कूलम। अब बात करते हैं तीसरे एरिया की, तो ये वाला जो एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है कितना आएगा। So this area A3 या कह सकते हैं चार्ज Q3 flowing in interval 3 से 5 सेकंड के बीच में is equal to half into base is 2, height is 2, तो आपको मिल जाएगा 2 कूलम के बराबर। तो इन तीनों इंटरवल्स में बराबर चार्ज फ्लो हुआ है, तो रेशियो जो है मैं कह दूंगा 1:1:1 के बराबर ही होने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD varies with the intensity of electric field। intensity of electric field यानी कि E, drift velocity VD
उनमें क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं जो बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज करंट इज इक्वल टू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब ने पढ़ा है। I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ये नंबर डेंसिटी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I जो है करंट है। तो यहां से करंट को यदि मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा यहां से एन ई वी डी। करंट अपॉन एरिया जो है वो होता है करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और इसको जे कहते हैं, जे लिख दिया यहाँ पे, और एक वेक्टर क्वांटिटी ये होती है। अब हम एक और रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में, उसका एक ट्रिक भी है, तरीका याद रखने का, कि ईद जब आती है तो इसमें रोजे रखे जाते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ईद बराबर रोजे, ईद बराबर रोजे। तो यहाँ रो जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी है, दिस इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और जे जो है वो हमारे पास है करंट डेंसिटी, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जे की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एन इनटू ई इनटू वी डी। अब देखिए रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर मान रहे हैं बराबर है, मटेरियल पे डिपेंड करती है ये हमारी करंट चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है, और ये हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये तीनों क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई, या इलेक्ट्रिक फील्ड को कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन जो है सही टिक कर देंगे, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं बड़ी आराम से। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, अ मेटल वायर, मेटल का वायर है, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, उसके ऊपर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। When the temperature of the metal wire increases, then the drift velocity of electron in it. देखिए जब हम बात करते हैं मेटल की, जब हम बात करते हैं मेटल की, और एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो मेटल के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं काफी ज्यादा। मैं मान लेता हूं कि ये इतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर की बात करूं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतने होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं होता है, जब भी कोई बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं, या कह सकते हैं कोई बैटरी जब इस मेटल वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, और टोटल जो इनका डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल नेट जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो 0 के बराबर मिल जाती है। यानी कि वो कहीं पर नहीं रहते हैं, कहीं पर नहीं जा पाते हैं इफेक्टिवली, वो सब घूम घाम के इफेक्टिवली उसी जगह पर ही रहते हैं। ये ऐसा हुआ, मान लीजिए बहुत ज्यादा जो उपद्रवी हैं आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी बहुत ज्यादा ऊधम मचाते हैं, उनको एक स्टेडियम में लाके बंद कर दिया जाए। अब वो स्टेडियम में खूब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, लेकिन वो स्टेडियम से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मोशन यहाँ पे होता है जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से नहीं लगाया जाता, कि वो अंदर ही अंदर जो है वो अपना कुछ कर रहे हैं, अंदर घमासान कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा ही सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा कम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये चीज कम होती है, काफी ये चीज काफी कम होती है। अब बात करते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस स्पीड को, जिस स्पीड से वो आगे आगे भागते हैं, उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बारात है, और बारात में जो है फूफा जी कह रहे हैं कि चलो भाई आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, तो धीरे धीरे जो बारात है वो नाचते भी जा रही है बारात में लोग, और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो नाच रहे हैं थर्मल एजिटेशन की वजह से, और आगे बढ़ रहे हैं वो ड्रिफ्ट की वजह से, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होते हैं और खूब खूब ऐसे रैंडमली नाचते रहते हैं।
ऐसा ही सेमीकंडक्टर में होता है, लेकिन काफी कम एक्सटेंट तक होता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा कम है। जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो होता क्या है कि इनका, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, तो इनका थर्मल एजिटेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ड्रिफ्ट इनका उस थर्मल एजिटेशन का ड्रिफ्ट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और ड्रिफ्ट जो है वो कम हो जाती है, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज उसका जो थर्मल एजिटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है एडवर्स इफेक्ट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एजिटेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ लोग कम है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इफेक्टिवली इनका जो कह सकते हैं कंडक्शन जो प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाता है, इनका जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है वो और एडवर्स हो जाता है, बेकार हो जाता है, और ये लेस कंडक्ट करने लगते हैं और ये और ज्यादा कंडक्ट करने लगते हैं, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। यहाँ तो बढ़ने का कोई सीन है ही नहीं, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, यहाँ नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने का, वो थर्मल एजिटेशन बढ़ जाने की वजह से उनका ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाता है कंडक्टर के अंदर, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से करंट जो है बढ़ जाता है, बेसिकली कंडक्शन बढ़ जाता है। तो आप सब याद रखेंगे पूरी स्टोरी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि इंक्रीजेस क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, इंक्रीजेस नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन मेटल के लिए सही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में मैंने बता ही दिया क्या हालत होती है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कहता है आपसे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज हाफ मीटर पर सेकंड, देयर मोबिलिटी इज इक्वल टू। तो एक हमारे पास वायर है और जिस वायर का लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है, पोटेंशियल का डिफरेंस इज 200 वोल्ट। तो क्या मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हुए एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली निकाल रहा हूँ मैं। सो 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 100 आपको मिल जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास मिल चुका है एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है Vd इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मोबिलिटी का फॉर्मूला मालूम है। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज इक्वल्स टू Vd डिवाइडेड बाय E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। याद रखें, काफी बार पूछा जाता है और लोग इतना इसको नजरअंदाज कर देते हैं जनरली और याद नहीं रखते इसका फॉर्मूला। जेईई मेन में भी आ चुका है सवाल, मोबिलिटी बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला Vd बाय E। तो Vd कितना है हमारे पास? 0.5 या 1/2 लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 100 के बराबर है। तो यहाँ 10 टू द पावर -3 और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1212 ये आ जाएगा आपके पास 5। सो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है मोबिलिटी का, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ गए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, Which of the following characteristic of electron determines the current in a conductor? तो करंट कौन कौन से फैक्टर्स जो है डिसाइड करते हैं, इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, थर्मल वेलोसिटी अलोन, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, नीदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो टेम्परेचर के कारण होती है। वो चाहे हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन ही डिसाइड करती है कि उसका करंट जो है उसमें कितना होगा। तो आंसर विल जस्ट बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। थर्मल वेलोसिटी का करंट में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। मूवमेंट में रोल है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन करंट में जो है वो रोल नहीं है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल GaAs, यानी गैलियम आर्सेनिक का एक कंपाउंड है। तो दिखाया हुआ है इस तरीके से होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है करंट और वोल्टेज का। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, यानी कि I जो होता है वो होता है 1/R इंटू V। इसका मतलब ये हुआ
कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होना चाहिए, तो उस पार्ट के लिए हम कह सकते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये ग्राफ जो है कह सकते हैं बी से सी जो है स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट जो है बना रहा है, इसका मतलब बी से लेकर सी तक के रीजन में ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ आप इस फील्ड थ्योरी वगैरह को थोड़ा किनारा कर दीजिए। आप यहाँ देखिए कि फील्ड लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है ओम्स लॉ को। तो क्या होगा, हम ये जानते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा E से हमें ओम्स लॉ मिलता है। ओम्स लॉ रो L बाय A जो आप पढ़ते हो वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है और वो आता इस फॉर्मूले से है। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फॉर अ कंडक्टर। एक मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने V के बराबर लगाया और इसका जो लेंथ है वो L के बराबर मान लेता हूं, इसको L मान लेता हूं। सो V अपॉन L जो है वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाने वाला है। सिग्मा जो है हमारे पास है कंडक्टिविटी, इसको मैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी लिख सकता हूं। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू J। यदि हमारे पास इस तरीके का कंडक्टर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट, तो मैं लिख सकता हूं कि करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि A मान लेता हूं, सो करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रो को इधर ले आइए, L को इधर ले आइए, तो आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A इनटू I। इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। सो B इज इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू RI, आपको आंसर मिल जाता है। तो ये V इज इक्वल टू IR या V इज इक्वल टू रो L बाय A इनटू I, यानी कि रेजिस्टेंस रो L बाय A, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में हमें मिलता है, लेकिन असली में जो ओम्स लॉ है वो होता है ये। तो ये ओम्स लॉ का सच्चा है फॉर्मूला। ठीक है, बाकी ये इसका डिराइव्ड फॉर्म है, ये वाला जो है इसका एक डिराइव्ड फॉर्म है जो आता है एक स्ट्रेट वायर के लिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं।